नूर जहाँ के कमरे में रात उतर चुकी थी। जर्द बल्ब की मध्यम रोशनी दीवारों पर लटक रही थी और खिड़की के पर्दे हल्की हवा से बार बार सरसरा जाते थे। कमरे में फैली खामोशी खौफ की तरह भारी थी। अमारा बेड पर सिमटी हुई बैठी थी, घुटनों को सीने से लगाए उंगलियां एक दूसरे में जकड़ी हुई थी। उसे देखकर ही मालूम हो रहा था कि वो काफी घबराई हुई है। उसकी सांसें बेतरतीब थी, जैसे हर सांस उसे किसी अनजानी सजा की याद दिला रही हो। नूर जहाँ बेगम भी करीब ही बैठी थी और उसे गौर से दिख रही थी। उनकी पेशानी पर बल थे। चंद में तक वो उसे खामोश नजर से देखती रही, लेकिन जब ही नजरें गड़ी पर गई तो वो नरमी से बोली, ऐसे नहीं करते लाडो। उन्होंने आहिस्ता से कहा, इस तरह बैठोगी तो तुम्हारा शौहर नाराज होगा। जाओ अपने कमरे में। हर शौहर अपनी बीवी के नजदीक आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीवियां डर कर चुप जाए। ये गलत है। तुम उसका हक मार रही हो, जो बहुत ही नामुनासिब बात है। अमायरा ने फौरन सर नफी में हिलाया। उसकी आंखों में दहशत साफ झलक रही थी। वो सर नफी में हिलाकर बोली, नहीं दादो प्लीज। उसकी आवाज कांप गई। ऐसा मत करें, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। मैं यही कहीं छुप जाऊंगी। आप आप नहीं जानती है, वो बहुत जालिम है। बेशक बीवी के नजदीक आना एक शौहर का हक है, लेकिन जैसा वो करते हैं मैं आपको लफ्जों में अपनी तकलीफ नहीं बता सकती। उन्होंने खुद बोला कि वो अपना बदला जरूर लेंगे। अब जानती है ना वो कितने कितने जालिम है। महज सालन में नमक ही ज्यादा हुआ था, लेकिन मुझे पता है इस गलती की सजा मुझे कैसे भुगतनी होगी। कल रात की शिद्दतें याद करके उसकी पूरी रूह कांप उठी थी। नूरे जहां बेगम ने गहरी सांस ली और उसकी जानिब देखते हुए एक बार फिर बोली, ऐसे लफ्ज जुबान पर नहीं लाते। उन्होंने तनबिया की, वो जालिम नहीं है। जालिम मर्दों को अगर तुमने देख लिया तो तुम इस घर तो क्या, इस दुनिया में भी नजर नहीं आओगी। वो जालिम नहीं, बस थोड़ा नाराज है। तुम ही हो जिसे अपनी तरफ माइल कर सकती हो। तुम ही मना सकती हो। एक औरत के पास मर्द को काबू करने के 36 गुण होते हैं, और तुम उसकी बीवी हो, उसकी सबसे करीबी औरत। तुम्हें चाहिए कि तुम इन तमाम अदाओं का इस्तेमाल करके उसे अपनी तरफ राग़िब करो, जो एक औरत के अंदर मौजूद होती है। तुम खुद उससे भाग रही हो, इस तरह वो मजीद तुम्हें अजियत पहुंचाएगा। अमायरा की आंखों से आंसू बह निकले। वो सर झुकाए बोली, नहीं दादो, मैं नहीं मना सकती। आप नहीं जानती उनके गुस्से को। अगर एक दफा उनका दिमाग घूम जाए ना, तो वो किसी को नहीं छोड़ते। प्लीज दादो ऐसा मत करें। अभी आपको पता है, जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो मुझ पर बिस्तर पर लेकर जाते हैं, और तब अभी वो जुमला मुकम्मल भी नहीं कर पाई थी कि कमरे का दरवाजा जोर से खुला। लकड़ी के दरवाजे की चरचराहट ने उसके जिस्म में झरझरी सी दोहरा दी। ज़ियान अंदर दाखिल हुआ। ऊंचा लंबा कद, चोरी जसामत कसरती वजूद। उसे देखकर किसी शहजादे का सा गुमान होता था। उसका चेहरा सख्त था, आंखों में सर्दी और जबड़े भींचे हुए। उसे देखते ही अमायरा घबरा कर खड़ी हो गई, जैसे किसी खतरे से बचने की कोशिश कर रहे हो। जान ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी यहाँ बैठकर। मैंने तुमसे क्या बोला था, कमरे में रहना। लेकिन शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। 1 घंटा हो गया मुझे घर आया हो, लेकिन तुम्हें शौहर का होश तक नहीं है। तुम कमरे में चलो आज। तुम्हारा इलाज मैं अच्छे तरीके से करूंगा, ताकि आइंदा तुम्हें इस बात का इल्म रहे कि शौहर के आने पर दूसरों के कमरे में छुपा नहीं जाता, बल्कि अपने कमरे में बैठकर उसकी खातिर तवाज़ा की जाती है। उसके बिल्कुल सामने आकर रुका। चलो, मेरी शक्ल क्या देख रही हो, खड़ी हो। अमायरा पीछे हट गई। नहीं, मुझे जाना है आपके साथ। नहीं जाऊंगी मैं भूल ही नहीं सकती जो कल रात आपने मेरे साथ किया था। वो हाँफते हुए बोली, आप मुझे मारेंगे कमरे में ले जाकर। मैं पिछली रात की तकलीफ नहीं भूली हूँ। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। उसने आज तक उस पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन ये मार वो लफ्जों में बयान नहीं कर सकती थी। जान ने उसका बाजू पकड़ा और गुस्से से डांटते हुए बोला, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज में धमकी थी। चल रही हो, या अभी कि अभी तुम्हें तलाक देकर इस रिश्ते को ही खत्म कर दो। मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, और ना ही मेरे गुस्से को आवाज देने की जरूरत है। बेहतर होगा अपनी औकात में आ जाओ और चलो मेरे साथ। नूरजहां बेगम चौंक गई। सयान, उन्होंने साफ लहजे में कहा, ये क्या बातें हैं, और ये किस लहजे में तुम बात कर रहे हो। अपनी औरत से इस तरह बात की जाती है, ये बहुत बुरी बात है। कब से तुम्हारा ये अंदाज मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। ये भी हमारी पोती है, और तुम भी हमारे पोते हो, लेकिन तुम अपनी हद को बरकरार रखो। ये ना हो कि हम भूल जाए कि तुम हमारे रिश्ते में कौन हो। वो ना चाहते हुए खामोश हो गया, और सामने बैठी औरत
اس کے باپ کی ماں تھی، ان کے سامنے زبان دراز وہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ نور جہاں بیگم نے اب ایک نظر امائرہ پر ڈالی جو کہ خوف سے کپ کپا رہی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، جاؤ امائرہ، کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہیں بھی بات بڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنے رشتے کی حفاظت کرو، اس طرح تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں ڈھیروں ڈھیر ملازم ہے۔ امائرہ نے نم آنکھوں سے دادو کو دیکھا، اس کی نظر میں التجا بھی تھی، شکوہ بھی، اور بے بسی بھی جو لفظوں میں نہیں سمائی جاتی۔ ایک لمحے یوں لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہو مگر ہونٹ کانپ کر رکھے۔ پھر اس نے نظریں جھکا لی، آنسو اس کی گالوں پر بہنے لگے۔ جانتی تھی کہ اب یہاں کچھ نہیں کہنے کا فائدہ نہیں ہے، اس کی زندگی کا سودا ہو چکا ہے، اور سامنے کھڑا شخص ایک سنگ دل ہے جسے اپنی سودے کی فکر نہیں ہے۔ وہ بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے قدم بھاری تھے، جیسے ہر قدم کے ساتھ وہ خود کو کسی اندھیرے کے حوالے کر رہی ہو۔ پیچھے جان بھی اس کے پیچھے پڑا، اس کی ہارٹ کمرے کی خاموشی میں گونجتی رہی۔ دادو کے کمرے میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا، مگر اب سناٹے میں خوف کے ساتھ پچھتاوے کی گونج بھی شامل تھی۔ نور جہاں بیگم خاموش بیٹھی دروازے کو دیکھتی رہی، جیسے جانتی کہ جو دروازہ ابھی بند ہوا ہے اس کے پیچھے ایک اور دروازہ ابھی رہتا ہے، اور اس کے پیچھے ایک اور رات ٹوٹنے والی ہے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی جان نے ایک تیز نظر پورے کمرے پر ڈالی۔ لائٹ چل رہی تھی، سفید روشنی میں ہر چیز صاف دکھائی دے رہی تھی، مگر امائرہ کہیں نہیں تھی۔ بستر خالی تھا، چادر ایک طرف الٹی ہوئی تھی جیسے کسی نے جلدی میں خود کو سمیٹ کر اٹھایا ہو۔ اس کی نظریں فطری طور پر ڈریسنگ روم کے دروازے پر جا ٹھہری جو اندر سے بند تھا۔ دروازے کے نیچے سے ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی، وہ اس کے آنے سے پہلے چپ جانا چاہتی تھی، جو ایک ناقابل عمل ارادہ تھا۔ زیان کے قدم فوراً اس کی طرف بڑھے۔ اس نے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک لمحہ توقف کیا، پھر دستک تھی، زور سے نہیں مگر ایسے کہ اندر موجود شخص کانپ جائے۔ اس کی آواز سرد اور بے رحم تھی۔ وہ بے اختیار بلند آواز میں بولا، 5 منٹ سے میرے باہر آ جاؤ، اگر میں اندر آیا نا تو یاد رکھنا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم کیوں بلا بجا میرے غصے کو آواز دے رہی ہو؟ کیوں تماشا لگاتی ہو لڑکی؟ باہر آؤ۔ اندر سے مائرہ کی دبی دبی سسکی سنائی دی، پھر لرزتی ہوئی آواز، آپ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ بامشکل بول پائی، میری کوئی غلطی نہیں ہے، سالن میں نمک غلطی سے ڈالا تھا، اور بلال خود مجھ سے بات کر رہا تھا، میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، یقین کرے، میں کچن میں اکیلی تھی، اپنا کام کر رہی تھی، تو پیچھے سے آیا تھا بلا وجہ بات کرنے، اور آپ یقین مانے میں نے اس سے زیادہ بات کی بھی نہیں تھی۔ آج دوپہر کا کھانا اس نے ہی بنایا تھا اور اپنے کام میں لگی تھی، جب اچانک ہپو زیادہ آ گیا۔ اسے اچھی طرح علم تھا کہ اگر وہ اس سے بات کرے گی تو زیان ناراض ہوگا۔ اسی ہڑبڑی میں سالن بھی خراب ہوا، اور بلال کو زیان نے اس کے ساتھ کھڑا دیکھ بھی لیا تھا۔ اسی خوف کے زیر اثر اس کی جان جا رہی تھی۔ زیان کے چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ آئی، مگر آواز اور زیادہ تلخ ہو گئی، باڑ میں جاؤ تم اور تمہاری صفائیاں۔ وہ دروازے کے اور قریب ہو گیا، نہایت درشت لہجے میں بولا، جتنا میں نے کہا اتنا سنو، باہر آؤ، اگر میں اندر آیا نا تو باخدا مائرہ میں تمہیں بخشوں گا نہیں، بس بہت ہو گیا، میرے ضبط کا مزید امتحان مت لو، باہر آؤ، اب یہ بات میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ ہمارا نے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا لی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنسو رخساروں سے بہہ کر زمین پر گر رہے تھے۔ وہ روتی ہوئی آواز میں بولی، اگر ایسے ہی ظلم و زیادتی کرنی تھی تو آپ راضی کیوں ہوئے؟ اس کی آواز میں دکھ کے ساتھ ساتھ بے بسی بھی شامل تھی۔ آخری موقع پر چلے جاتے، ایک گھر چھوڑ کر چلے جاتے، کوئی آپ کو زبردستی نہیں روکتا، خدا کے لیے ایسا مت کریں، میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی بہت درد ہوتا ہے۔ ایک عورت کا اتنا امتحان مت لیں کہ وہ خود کو ختم کرنے کے بارے میں سوچیں۔ اگر آپ آخری موقع پر بھی چلے جاتے تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی، خدا را مجھے بخش دے، میں مزید یہ تکلیفیں نہیں جھیل سکتی، میں بھی انسان ہوں، میں بھی پیار کی بھوکی ہوں، میرے ساتھ ایسا مت کریں، میرا کوئی نہیں ہے سوائے آپ کے، شوہر بیویوں کا مان ہوتے ہیں، میرا مان مت توڑے، خدا کے لسان میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، ایک لمحے کے لیے جان تھم سا گیا، نہ جانے کہ اس کا دل زور سے دھڑکا، مگر ہر چیز پر اپنی انا غالب آ گئی۔ اب اس کا صبر جواب دے چکا تھا۔ وہ بلند آواز میں بولا، مجھے یہ تمہاری ڈرامے نہیں سننے، میں صرف 3 دن تک گنوں گا، اور اسے دانت پیستے رکھا، اگر دروازہ نہیں کھلا تو تم گئی میرے ہاتھوں سے، میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔
उसने उंगलियों पर गिनती शुरू की। एक कमरे की फिजा बोझल हो गई थी। अंदर मौजूद लड़की पूरी जान से कांप उठी थी। वो फौरन खड़ी हुई, क्योंकि जानती थी कि अगर 3 उसके मुंह से अदा हुआ, वो अंदर दाखिल होने से किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगा। इससे पहले कि 3 उसके होठों से निकलता, ड्रेसिंग रूम का दरवाजा आहिस्ता से खुल गया। अमायरा सामने खड़ी थी, सर झुका हुआ, बाल बिखरे हुए, आंखें सूजी हुई और चेहरा सर्द। उसकी नजरें जमीन से उठी ही नहीं, जिसे वो खुद को पहले ही हारा हुआ मान चुकी हो। जान ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ मजबूती से थाम लिया था और उसे देखते हुए बोला, चलो। उसके लहजे में हुक्म था, रहम नहीं। उसे घसीटते हुए कमरे के बीच में ले आया। अमायरा के कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर वो मजामत की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। जुबान जान ने उसे बिस्तर की तरफ धक्का दिया। वो बिस्तर के किनारे जा गई, हाथों से खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन कमर पर काफी सख्त चोट आई थी। जान उसके सामने खड़ा था, आंखों में गुस्से की तपिश। एक बात हमेशा याद रखना, उसने आहिस्ता मगर सख्त लहजे में कहा, मैं तुमसे नफरत करूं या मोहब्बत या कुछ भी करूं, बीवी तुम मेरी हो। सिर्फ ये एक रिश्ता हमेशा याद रखना। तो जरा सा झुका, ताकि इसकी बात हर सूरत उसके दिल में उतर जाए। वो मजीद बोला, अगर मैंने तुम्हें किसी भी नामहरम लड़के के साथ खड़ा देखा, बात करते हुए भी देखा ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं अपनी चीजें किसी को देना पसंद नहीं करता। फिर तुम मेरी जिंदगी में मौजूद वो लड़की हो जो मेरी ख्वाब की साथी हो। जिंदगी का नहीं पता, लेकिन इस वक्त तुम मेरे नाम से मुंसलिक हो, और मैं अपनी औरत को किसी की नजरों में आने नहीं दूंगा। अवायरा ने आंखें बंद कर ली थी। आज की सजा तुम्हें इसीलिए मिल रही है क्योंकि तुमने बिलाल से बात की थी, उसके नजदीक खड़ी हुई थी, और आज तुम्हें इल्म होगा कि इस गलती की कितनी बड़ी सजा है। वो कुछ कहती या समझती, उसी पल वो उसकी सांसों को अपनी गिरफ्त में कैद कर चुका था। उसने मुट्ठियों में चादर को जकड़ लिया था, सख्ती से आंखें बंद करके अपने आप को एक नई अजियत के लिए तैयार कर लिया था। कमरे में खामोशी छा गई थी, वो खामोशी जिसमें अमायरा की बेआवाज सिसकियां और ज़ियान के गुस्से की बाहरी सांसें सुनाई दे रही थी। रात कतरा कतरा करके पिघलती जा रही थी और उस मासूम को एक दोहरी अजियत में मुब्तला कर रही थी। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ। सुबह की हल्की सी रोशनी किचन की खिड़की से अंदर उतर रही थी। चूल्हे पर रखे पैन में तेल की हल्की आवाज गूंज रही थी, मगर अमायरा के हाथ बेजान थे, जैसे जिस जहां था और रूह कहीं और आंखों के नीचे स्याह के वाजा थे। बाल जल्दी में जोड़े गए थे, दुपट्टे का किनारा बार बार हाथों से फिसल जाता। वो नाश्ता बना रही थी, मगर हर हरकत में थकन और दर्द छुपा था, जैसे रात अभी खत्म ही ना हुई हो। सुबह तकलीफ से उससे बेदार भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन मजबूरन उसे उठना पड़ा था, क्योंकि जियान ने साफ कह दिया था कि घर में किसी के हाथ का नाश्ता नहीं करेगा, उसकी तमाम तर काम वही करेगी। चंद में बाद अचानक उसे अपने पीछे आहट महसूस हुई। दिल जोर से धड़का। उसे जल्दी से पलट कर देखा। जयान दरवाजे के पास खड़ा था, मुकम्मल तैयार, इस्त्री शुदा कपड़ों में, बाल सलीके से जमे हुए, चेहरे पर वही सख्ती जो अब उसके मानूस के लिए मानूस हो चुकी थी। अमायरा ने एक लम्हे को उसकी आंखों में देखा और फौरन नजरें झुका ली। वो कुछ कहता, उससे पहले उसने जल्दी में बात का रूप बदला। नाश्ता तैयार हो गया, आप बैठ रहे, मैं अभी निकाल देती हूँ। उसका लहजा लड़खड़ा गया, आवाज में कमजोरी साफ झलक रही थी। जान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, गालिबन इस वक्त तुम यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होती हो। वो सर तहजे में बोला, मगर ये क्या हुलिया बना रखा है? अब तुम्हारी वजह से हमें लेट होगा, और अच्छी तरह तुम जानती हो कि मुझे देर करने वाले लोग पसंद नहीं है। अब आयने ने सर मजीद झुका लिया। मेरी मेरी हिम्मत नहीं थी आज जल्दी की, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। आप चले जाएं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं थोड़ी देर आराम करूंगी। जियान के चेहरे पर नागवारी उभरी और वो उसे देखते ही नहायत त्रस्त लहजे में बोला, मुझे ये बहाने नहीं सुनने, मैडम। ये शादी इसी बुनियाद पर हुई थी कि तुम अपनी तालीम मुकम्मल करो, एक पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की बनो, मेरे साथ कदम कदम मिलाकर चलो, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। अगर तुम मेरे हुक्म की पासदारी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। और तुम जानती हो, मैं जयान जहीर हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। मुझे एक लम्हा नहीं लगेगा तुम्हारी पूरी दुनिया उजाड़ने में। बेहतर है जो मैं कह रहा हूँ उस पर अमल करो। वो चंद कदम आगे बढ़ा और उसे देखते हुए जाकर बोला कि तैयार हो जाओ और मेरे साथ यूनिवर्सिटी चलो। बहाने बैठकर दादी के सामने करना, उनके सामने आंसू बहाकर अपनी मजलूमियत जाहिर करना,
میرے سامنے ڈرامے کروگی تو الٹے ہاتھوں کے 2 لگاؤنگا جاؤ۔ عمائرہ کے کندھے پر ڈھلک کے وہ ایک آخری کوشش میں بولی، آج ایسی کوئی ضروری کلاس نہیں ہے، اگر میں چھٹی کر لوں تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے نا؟ وہ نڈال لہجے میں بولی، میرا سر بہت درد کر رہا ہے، میں رات بھر سو بھی نہیں پائی، میں نہیں جا پاؤں گی، پلیز ایان میری حالت کو سمجھے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، خدا کے لیے آپ اگر میری جگہ ہوتے اب یہاں کھڑے بھی نہیں ہو پاتے، پلیز۔ ذہن نے کھڑی گہری سانس دی اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، لہجہ سرد تھا، وہاں جا کر تمہیں کوئی مزدوری نہیں کرنی، بیٹھ کر پڑھنا ہے، بہتر ہوگا اپنی پڑھائی پر دھیان دو، جا کر تیار ہو، ناشتہ ملازمہ دے دے گی، مجھے یہ بہانے بنا کر ایموشنل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں زیان ظہیر ہوں جو تم سے سخت نفرت کرتا ہوں، بہتر ہوگا جا کر تیار ہو جاؤ اور آئندہ کے بعد چھٹی کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ مجھے صرف تم اور صرف وہ تمہاری بے بسی دیکھ کر لطف آ رہا ہے اور کچھ نہیں۔ اس نے کلائی پر گھڑی دیکھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، تمہارے پاس صرف 15 منٹ ہے، اس سے زیادہ میں تمہیں وقت نہیں دے پاؤں گا، میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، پھر تم خود دھکے کھاتے بچنا، چھٹی تو آج میں تمہیں کرنے نہیں دوں گا، یوں نہیں ہر قیمت پر تمہیں جانا ہوگا۔ امائرہ نے آخری کوشش کی، پلیز میری تکلیف کو سمجھے، اگر آپ نہیں سمجھے گی تو کون سمجھے گا؟ زیان شوہر بیویوں کا مان ہوتے ہیں، ایسے مت کیا کرے میرے ساتھ، خدا کے لیے۔ اس کی آواز بھر آ گئی، میں نہیں جا پاؤں گی، وہاں جا کر صرف بیٹھنا نہیں ہوتا، پڑھنا بھی ہوتا ہے، اور مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا، میں بہت ہمت کر کے آپ کے سامنے کھڑی ہوں۔ اچانک زیان کا ضبط ٹوٹ گیا اور اسے دیکھتے ہوئے غصے سے ستارا، تم جا رہی ہو یا پھر مجھے اپنے اصل روپ میں واپس آنا پڑے گا؟ اس کی آواز کچن کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج اٹھی تھی۔ اس کی دہاڑ سن کر امائرہ کا پورا جسم کپکپا گیا، ہاتھوں سے چمچ گر کر فرش پر بجا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اسے مزید کچھ نہیں کہا، خاموشی سے چولہا بند کیا، دوپٹہ درست کیا اور سر جھکائے کچن سے نکل گئی، کیونکہ اب جانتی تھی اگر مزید بحث کی تو واقعی ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کرے گا وہ۔ اب تک اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، لیکن اگر مزید بحث آگے بڑھتی تو ہاتھ اٹھانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ گھر کا حال اس کے قدموں کی آہٹ سے گونج اٹھا تھا، ہر قدم بوجھل لگ رہا تھا، جیسے وہ خود کو نہیں بلکہ کسی مجبور فیصلے کو کمرے کی طرف لے جا رہی ہو۔ پیچھے کچن میں ناشتہ یوں ہی ادھورا رہ گیا تھا اور صبح کی روشنی کے باوجود گھر کے اندر ایک گھنا سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ کچھ دیر تک وہی کھڑا اس کی بشت کو دیکھتا رہا، جب سے وہ ساتھ جانے لگی تھی اسے سفر کرنے میں اکیلے مزہ نہیں آتا تھا، اسے اپنے ساتھ لے جانا محض اسے تکلیف دینا نہیں تھا بلکہ اس کی عادت میں شمار تھا۔ اسے منہ سے نہیں بتا سکتا تھا لیکن اپنے انداز سے اسے اپنے ساتھ لے کے جا رہا تھا۔ گہری سانس لے کر وہ ایک طرف بیٹھ گیا، وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق طے ہو چکا تھا، رات کا سناٹا کمرے میں بوجھ بن کر ٹھہرا ہوا تھا، دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک صاف سنائی دے رہی تھی، جیسے ہر گزرتا لمحہ کسی فیصلے کی گنتی کر رہا ہو۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا تو زان اندر داخل ہوا، قدم رکھتے ہی وہ ایک لمحے کے لیے ٹھڑک گیا، بستر پر امائرہ خاموش لیٹی تھی، ایک طرف ایک ہاتھ اس کے پیٹ پر تھا اور دوسرا آنکھوں پر، جیسے روشنی نہیں بلکہ دنیا میں اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی ہو۔ اس کا چہرہ زرد تھا، ہونٹ خشک، سانسیں ہلکی مگر بے ترتیب۔ زیان نے کمرے میں نظریں دہرائی، پھر قدم قدم چلتا بستر کے قریب آ گیا۔ میرے آنے سے پہلے کیسے سوئی تو؟ اس کی آواز میں خفگی تھی، اٹھو اور میرے لیے کافی بنا۔ امائرہ نے آہستہ سے آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا، بلکہ باری تھی آنکھوں میں درد تہرا تھا۔ اس نے اسے دیکھا اور مدم لہجے میں بولی، زیان میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے پیریڈز آئے ہیں، میں تمہارا کوئی کام نہیں کر سکتی، پلیز کسی ملازمہ سے کہہ دو، وہ بنا دے گی، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ زیان کی آنکھوں میں سختی اور گہری ہوگی، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ سرد لہجے میں بولا، یہ سب تمہیں شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، شور یہ سب نہیں سنتے، جاؤ اور میرے لیے کافی بنا۔ امائرہ نے کروٹ بدلنے کی کوشش کی مگر درد نے جیسے اسے جھگڑ لیا تھا۔ تم ایک پڑھے لکھے انسان ہو، پھر بھی میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہو؟ شادی بے شک بڑوں کی مرضی سے ہوئی تھی مگر ہم دونوں میاں بیوی ہیں، ہم دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کیا ہے، کہہ کر اپنی زندگی میں شامل کہہ گئے، مجھ پر رحم کیوں نہیں آتا تمہیں؟ اس کی آواز میں شکوہ نہیں تھکن تھی، میں کبھی تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرتی، میں نے بھی بڑوں کی مرضی کا احترام کرتے ہوئے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا، پھر تم مجھے کیوں قبول نہیں کر لیتے؟ زان کے چہرے پر بیزاری ابھری، میری مرضی، وہ کاٹ کر بولا،
میں نے نہیں کہا تھا کہ تم مجھے قبول کرو یا نہ کرو. تمہیں اگر اتنا ہی مسئلہ ہے تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ سن کر امائرا جیسے جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی. درد نے اس کے چہرے سے لکیریں کھینچ رہی تھی مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی. انسان کو اتنا پتسما. وہ لڑتی مگر مضبوط آواز میں بولی کہ وہ ایک دن مر جائے اور تم اسے ڈھونڈتے پھرو. زیان نے تنزیہ ہنسی. مر جاؤ گی تو تمہاری قبر پر فاتحہ پڑھنے آ جاؤں گا. اس نے بے حسی سے کہا لیکن جیتے جی تمہارا خیال رکھوں ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. اب جاؤ اور کافی بناؤ. زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امائنا کی آنکھیں بھر آئی. اس نے ایک لمحہ اسے دیکھا. ایسے دیکھنا جیسے آخری بار کسی امید کو پرکھا جا رہا ہو. پھر اس نے نظر چکا لی. بغیر کوئی لفظ کی آہستہ آہستہ بستر سے اٹھی. قدم لڑکھڑائے مگر اس نے خود کو سنبھالا. دوپٹہ درست کیا اور کمرے سے باہر نکل گئی. دروازہ بند ہوا تو کمرے میں وہی سناٹا لوٹ آیا. بستر خالی تھا مگر اس خالی جگہ میں امائرا کے درد کی گونج باقی تھی. زیان کھڑا رہا مگر اس خاموشی میں پہلی بار اس کے اندر بھی کچھ بے نام سا ہلکا سا کھٹکا تھا جس نے اگلے لمحے نظر انداز کر دیا. اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا. اگلے دن اس نے بہت بولا کہ آج وہ یونی نہیں جائے گی مگر وہ اس سے زبردستی لے آیا تھا. یونیورسٹی کی عمارت ہمیشہ کی طرح شور سے بڑی تھی مگر کلاس روم کے اندر مائرا کے لیے ہر آواز جیسے سر میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی. وہ خاموشی سے فرسٹ بینچ پر بیٹھے. سر جھکا ہوا, کندھے ڈھلکے ہوئے. چہرے کے تاثرات صاف بتا رہے تھے کہ وہ شدید تکلیف میں ہے. پیٹ کے نچلے حصے میں اٹھتا درد اسے سیدھا بیٹھنے بھی نہیں دے رہا تھا مگر وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھی. صبح اس نے جان کو صاف کہہ دیا تھا کہ اسے پیریڈ پین ہے, وہ یونیورسٹی نہیں جائے گی مگر اس کی ایک نہ سنی گئی. زبردستی اسے یہاں لا بٹھایا گیا. کلاس میں طالبات کی باتوں, ہنسی اور کتابوں کے پلٹنے کی آوازیں گونج رہی تھی. امائرا ان سب سے کٹی ہوئی سی تھی. نظریں اب خالی کاپی پر جمی تھی جو ابھی اپنے خیالوں میں ہی گم تھی. جب اچانک دروازہ کھلا. پروفیسر زیان اندر داخل ہوا. اس کے قدم رکھتے پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا. تمام طالبات ایک ساتھ کھڑی ہوئی, احترام میں خاموش. زیان کی سیدھی نگاہ فرسٹ بینچ پر جا ٹھہری. امائرا کو دیکھتے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ درد میں ہے. اس کے چہرے کی سردی جھکی پلکیں. وہ ساکت سی کیفیت لیے اسے دیکھ رہا تھا. اسے برا لگا کہ بلا وجہ سے آنے پر مجبور کیا مگر وہ احساس پل میں کہیں دب گیا. اس نے خود کو سنبھالا اور چہرے پر سختی طاری کی اور ڈائس پر کھڑے ہو کر اس نے مختصر سا حکم دیا. آج ٹیسٹ ہوگا, فوراً سٹارٹ کریں. کمرے میں کسر پسر شروع ہو گئی. سب طلبات اپنی کاپیوں پر جھک گئے. امائرا کا دل بیٹھ گیا. اسے ٹیسٹ کا کچھ یاد نہیں تھا. رات پر درد کی شدت نے اسے سونے نہیں دیا. پڑھنا تو دور کی بات تھی. اس کی آنکھیں بھر آئی. وہ نم نظروں سے زان کو دیکھنے لگی جسے خاموشی سے کچھ کہہ رہی ہو مگر وہ نظریں چرا کر فائل دیکھنے لگا. تقریباً 15 منٹ بعد اس نے ہاتھ اٹھا کر سب کو روک دیا. بس کافی ہے. کچھ ہی دیر میں سی آر سب کی کاپیاں کٹھی کر کے اس کے سامنے رکھ چکی تھی. زان خاموشی سے چیک کرنے لگا. کلاس میں مکمل خاموشی تھی. 10 منٹ گزرے کہ اچانک میں سر نے اٹھایا. مس امائرا کھڑی ہو. امائرا چونکی مگر آہستہ سے کھڑی ہوئی مگر ٹانگوں میں کمزوری صاف محسوس ہو رہی تھی. مس امائرا, زان کی آواز تیز تھی, آپ مجھے بتا سکتی ہیں آپ یہاں پڑھنے آتی ہے یا صرف میری شکل دیکھنے؟ امائرا گھبرا گئی. سر میں معذرت چاہتی ہوں. وہ مشکل بولی, میری طبیعت رات سے ٹھیک نہیں تھی اس لیے میں نے ٹیسٹ یاد نہیں کیا. زان کی آنکھوں میں ناگواری ابھری. یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. وہ سر تیزی میں بولا. اگر آپ کی طبیعت خراب ہے تو آپ ٹیسٹ یاد نہیں کریں گی. اگر طبیعت اتنی خراب رہتی ہے تو میڈم گھر بیٹھے, میرا اور اپنا وقت ضائع نہ کرے. وہ ذرا سا آگے جھکا. یہاں دوسرے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو اس سیٹ کے حقدار ہیں. آپ بلا وجہ ان کا حق کھا رہی ہیں. امائرا نے سر جھکا لیا. میں معذرت چاہتی ہوں. اس کی آواز ٹوٹ پھوٹ گئی تھی. آئندہ خیال رکھوں گی. نہیں زیان, اچانک چیخا. آپ کھڑی رہیں. خبردار جو بیٹھنے کی ضرورت کی. آج ہی آپ کی سزا ہے. آپ پورا پیریڈز کھڑی ہو کر گزاریں گی. امائرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. درد سے اس کی جان جا رہی تھی مگر وہ خاموش رہی. وہ کسی کو بتا نہیں سکتی تھی کہ اس پر کیا گزر رہی ہے. اسے سب سے زیادہ افسوس اس بات کا تھا کہ زیان اس کی حالت جانتا تھا پھر بھی جان بوجھ کر اسے تکلیف دے رہا تھا. تقریباً 20 منٹ بعد وہ یوں ہی کھڑی رہی. ٹانگیں سن ہونے لگی تھی. پیٹ میں درد اور بڑھ گیا تھا. آخرکار زیان نے فائل بند کی, کلاس پر ایک نظر ڈالی اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا. امائرا وہیں کھڑی رہی. آنسو پلکوں پر ٹھہرے ہوئے تھے اور دل میں ایک خاموش سوال تھا.
वाकई इसका दिल इतना बेमानी था? लेकिन इस सवाल का जवाब कहीं नहीं था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक तय पा रहा था। शाम का वक्त था, सहन में सूरज की किरणें पड़ रही थी और कमरे के अंदर एक अजीब सी खामोशी फैली थी। नूरे जहां बेगम चाय नमाज पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। दाने में आहिस्ता आहिस्ता उंगलियों से सरकते हुए जा रहे थे। होठों पर दुआएं सरगोशी कर रही थी, मगर दिल कहीं और अटका हुआ था। चंद लम्हे बाद कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला। उन्होंने सर उठाया तो मायरा अंदर दाखिल हो रही थी। चेहरा बुझा हुआ, आंखें सूजी हुई, कदमों में वही थकन जो अब रोज का मामूल बन चुकी थी। नूरे जहां बेगम ने जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाकर उसे दिखा। आ जाओ लाडो, उन्होंने नरमी से कहा। अमायरा खामोशी से आकर उनके पास बैठ गई। नजरें फर्श पर जमी रही, हाथ दुपट्टे के किनारे से खेलते रहे। क्या हुआ है लाडो? नूरे जहां बेगम ने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा। इतनी उदास क्यों हो? अमायरा के होंठों पर तलक मुस्कुराहट आ गई। मेरी जिंदगी में खुशियां कब थी दादो? वो सर झुकाकर बोली। जो आज मैं खुश थी, सारी जिंदगी के लिए आप लोगों ने मुझे उदासी कर दिया। उसकी आवाज में दबा हुआ दर्द अब बहने लगा था। जब जान उसके रिश्ते के लिए राजी नहीं था तो मुझे फिर आपने उनके साथ क्यों बांधा? वो आहिस्ता मगर साफ लहजे में बोली। मेरा हक नहीं था कि मैं खुश रहूं? क्या यही मेरी जिंदगी है, या बस रो रो कर आगे की जिंदगी गुजार दो? नूरे जहां बेगम की उंगलियां तस्बीह पर रुक गई। शर्मिंदगी उनके चेहरे पर साफ झलकने लगी। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था, वो धीमी आवाज में बोली। ज़ार अपना गुस्सा तुम पर इस तरह निकालेगा। हमें लगा था शादी के बाद वो ठीक हो जाएगा, संभल जाएगा, मगर वो तो और ज्यादा सख्त और ज्यादा जालिम हो गया। अमायरा ने सर उठाया, आंखों में आंसू तैर रहे थे। मैं अब उनके साथ नहीं रह सकती दादो। उसकी आवाज लड़ रही थी। मेरी बस हो चुकी है। मैं कॉलेज ट्रिप पर भी नहीं जाना चाहती, मगर उन्होंने जबरदस्ती मेरा नाम लिखवाया, बस इसलिए कि सब स्टूडेंट के सामने मुझे जलील कर सके, मेरी इंसल्ट कर सके। वो सरा चुकी, जैसे बोझ और बढ़ गया हो। मुझे बख्श थे आप लोग। उसे रोते हुए कहा, मुझे नहीं रहना उनके साथ, मुझे तलाक चाहिए। नूरे जहां बेगम चौंक गई। नहीं, वो फौरन बोली। अपनी जुबान से ये लफ्ज दोबारा मत निकालना। तुम्हारे आगे पीछे है कौन? तलाक के बाद तुम्हारा सहारा कौन बनेगा? उन्होंने समझाने की कोशिश की। एक वक्त आएगा जब जयान खुद ठीक हो जाएगा। तुम ये बात क्यों नहीं समझती? अमारा ने सर नफी में हिलाया। वो वक्त कभी नहीं आएगा दादो, वो टूटे हुए लहजे में बोली। और मैं मर जाऊंगी, तब आप सबको सुकून मिलेगा। मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। अब सबने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। नूरी जहां बेगम का दिल दहल गया। ऐसी बातें मत करो, वो घबरा कर बोली। अगर तुम ट्रिप पर नहीं जाना चाहती तो मैं तुम्हारे बड़े पापा से बात करूंगी, वो जान से बात कर लेंगे, तुम्हारा नाम ट्रिप से कैंसिल हो जाएगा। अमारा ने तलखी से कहा, कोई जरूरत नहीं है, मुझे ही रहना है उस इंसान के साथ। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, एक दिन मेरा गला घूंट कर मार देगा। उसकी आवाज रुक गई। काश, काश मेरी अम्मी बाबा जब इस दुनिया से गए थे, मैं भी उनके साथ मर जाती। ये कहते वो रोती हुई खड़ी हो गई। एक लम्हे के लिए नूरे जहां बेगम ने हाथ बढ़ाया, मगर अमायरा के रुकने की बजाय वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में वही खामोशी रह गई थी। नूरे जहां बेगम ने आंखें बंद की और गहरी अफसोस भरी सांस खारिज की, जैसे देर से उन्हें अपनी गलती का एहसास बहुत वजन महसूस हो रहा हो। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। एक हफ्ता बीत गया। उसे दबे लफ्जों में जान के साथ ट्रक पर न जाने के बहुत बहाने बनाए, लेकिन उसने एक न सुनी। उसका कहना था कि तुम दुनिया के साथ चलो, हम दोनों के दरमियान लाख इख्तलाफत सही। मैं तुमसे लाख नफरत करता रहूं, लेकिन तुम यूनिट ट्रिप पर लाजमी जाओगी। और वो मासूम अच्छी तरह जानती थी कि ये यूनिट ट्रिप सिर्फ इसे जलील करने के लिए प्लान किया गया है। यही वजह थी कि वो नहीं जाना चाहती थी। उसने जहीर साहब से भी बात की थी, लेकिन वो हाथ खड़े कर चुके थे, क्योंकि हर शख्स जानता था कि जान के सामने बात करना महज बकवास करने के बराबर है। आज यूनी का ट्रिप पार्क के लिए रवाना हो रहा था। यूनी के मेन गेट के सामने गैर मामूली कहमा कहमी थी। बड़ी बसें कतार में खड़ी थी। तलबा अपने बैग संभाले हंसते बोलते एक दूसरे की तस्वीर बना रहे थे। उत्साह एक तरफ खड़े फहरिस्तें चेक कर रहे थे। सब कुछ तैयार था, बस एक नाम पर आकर हर बार रुकावट आ जाती थी। हमारा अभी तक नहीं पहुंची थी, उसी का इंतजार था। और वक्त आहिस्ता आहिस्ता सरक रहा था। ये सब जान की वजह से हो रहा था। वो जानबूझकर से देर करवा कर आया था। जान ने क्लाइंट पर बंदी घड़ी की तरफ देखा। मिनट की सुई जैसे जानबूझकर उसे चढ़ा रही थी।
तो उसे एक बार फिर मेन एंट्रेंस की तरफ नजरें दौड़ाई। चेहरे पर नागवारी साफ थी। उसे अच्छी तरह याद था कि वो सुबह उसे छोड़कर आया था, जानबूझकर। उसने कहा था खुद आ जाना, वक्त पर। और अब वही हो रहा था जो वो चाहता था। देर। उसे सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए था सबके दरमियान उसे डांटने का। और आज उसे बेहतरीन मौका मुयस्सर आ चुका था, जिससे वो भरपूर फायदा उठाने वाला था। चंद मिनट बाद गेट के अंदर से एक साया तेजी से उभरा। अमायरा हाँफती हुई अंदर दाखिल हुई। सांस फूली हुई, दुपट्टा बेतरतीब, चेहरा जर्द। उसके आते ही कई लोगों ने सुकून का सांस लिया था। शुक्र है आ गई, किसी ने आहिस्ता से कहा। वो तेजी से आगे बढ़ी, मगर जयान की नजरें उस पर जम गई। वो करीब आकर सलाम करती उससे पहले ही वो दहाड़ा। आपको मालूम भी है कि बस कितने बजे निकलनी है? उसकी आवाज में गुस्सा था। आपको एहसास है वक्त कितना कीमती है? आप किस वक्त पहुंच रही हैं? पूरे 15 मिनट लेट हैं आप। आपकी वजह से ट्रिप बर्बाद हो रहा है। आपको इल्म है सब आपकी वजह से कितना डिस्टर्ब हुए हैं? अब तक हम आधा रास्ता अबूर कर चुके होते। सिर्फ आपकी वजह से देरी हुई है। सबकी नजरें मायरा पर जम गई। उसने फौरन सर झुका लिया। यही वजह थी कि वो ट्रिप पर नहीं जाना चाहती थी। ये जहन फ्रेश करने के लिए प्लान नहीं किया गया था, बल्कि इसकी जात को मजरूह करने के लिए प्लान किया गया था। वो धीमी आवाज में बोली, माजरत चाहती हूँ सर, मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी, बहुत मुश्किल से पहुंची हूँ। आइंदा वक्त का ख्याल रखूंगी। जान ने तंजी अंदाज में सर हिलाया। ये मेरा सर दर्द है कि आपकी गाड़ी खराब हुई थी या नहीं। वो सख्ती से बोली, आप जैसे इंसानों की वजह से ही हमारा मुल्क पीछे चल रहा है। जिन लोगों को वक्त की कदर ही नहीं है वो हमेशा पीछे ही रहते हैं। और लोगों और जिंदगी में आप कितना ही कामयाब होने की कोशिश कर लें, आपको कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि आप वक्त की कदर कर ही नहीं सकती। वो मजीद कुछ कहता, उससे पहले साथ एक खड़े एक प्रोफेसर ने मुदाखलत की। सर जयान, रहने दे, हो जाता है कभी कभार। अगर कह रही है गाड़ी खराब हो गई थी तो वाकई हो गई होगी, हम निकलते हैं। अब बिला वजह सबका मूड खराब हो रहा है। जान ने फौरन उनकी तरफ देखा। सर, ये आपका सर दर्द नहीं है। इसकी आवाज मजीद तेज हो गई। ये इनकी गलती है और ये गलती पर डांट पड़ेगी। इन्हें वक्त पर आना चाहिए। ट्रिप हो या क्लास, हर शख्स को वक्त का एहसास करना चाहिए। अब सभी लोग उन्हें ही दिख रहे थे। अमायरा के कान जलने लगे। उसका दिल चाह रहा था कि उस पल चली जाए, लेकिन जानती थी कि अगर उसने ऐसा करने की जरूरत की तो फिलहाल उसे कुछ नहीं भूलेगा। लेकिन कमरे में जाने के बाद उसकी जान निकाल दी जाएगा। न चाहते हुए भी वो एक बार फिर सिर झुकाते बोली, मैं माजरत चाहती हूँ सर। उसने एक बार फिर कहा, मेरी गाड़ी वाकई खराब हो गई थी, वरना मैं वक्त पर पहुंच जाती। मैं टाइम की पाबंद तलबा हूँ। दो चार लड़कियां आगे बढ़ी। जी सर, हमारा ऐसी नहीं है। हमारे एक ने हिम्मत करके कहा, इनकी गाड़ी खराब हो गई होगी, अब हम मजीद देर नहीं करते, चलते हैं। जान ने गहरी सांस ली, मगर लहजा बदस्तूर सख्त रहा। आइंदा अगर आप लेट हुई, उसने मायरा को घूरते हुए कहा, तो मैं आप पर अच्छा खासा चार्ज लगाऊंगा। समझ आई मोहतरमा? अमायरा ने बगैर नजर उठाए कहा, जी सर। और फौरन बस की तरफ बढ़ी और खामोशी से अंदर चढ़ के बैठ गई। सीट पर बैठते आंखों में आंसू भरा है। शीशे के पार बाहर का मंजर धुंधला हो गया और अच्छी तरह जानती थी कि महज इत्तेफाक नहीं है। उसने कई बार कहा था कि उसे अपने साथ ले चलो, मगर उसने साफ इनकार कर दिया था। आज की ये तजलील इसी जिद का नतीजा थी। बस स्टार्ट हुई तो मायरा ने खिड़की से बाहर देखा। लोग पीछे रहते जा रहे थे और उसके दिल में एक ही ख्याल गूंज रहा था। ये सफर उसके लिए तफरीह नहीं, एक और आजमाइश था, जिसकी कीमत वो सबके सामने अदा कर चुकी थी। पूरा दिन मामूल के मुताबिक गुजर गया। तलबा ग्रुप्स में बटे हुए थे। कहीं तस्वीरें बन रही थी, कहीं हंसी मजाक, कहीं थकन के बाद खामोशी। अब शाम ढल चुकी थी और अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा था। पार्क की रोशनियां जल चुकी थी, मगर उनके बीच साए लंबे होते जा रहे थे। वापसी का वक्त हो चुका था। तमाम तलबा आहिस्ता आहिस्ता बस के पास जमा हो रहे थे। रान बस के सामने खड़ा था, हाथ में रजिस्टर था। चेहरे पर मामूल की सख्ती, मगर आंखें बार बार इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। उसे बुलंद आवाज में नाम पुकारना शुरू किया। अलिया खान हाजिर, मरियम अफसर हाजिर, सादिया अरशद हाजिर। एक एक करके आवाज आती रही। फिर उसने रजिस्टर पर नजर डालकर अगला नाम पुकारा, अमायरा जयान। खामोशी। उसे सर उठाकर दोबारा पुकारा, अमायरा। अब भी कोई जवाब नहीं आया। बस के पास खड़े तलबा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जयान के माथे पर बल पड़ गए। उसने रजिस्टर बंद किया और नजरें घुमाकर इर्द गिर्द देखा। अमायरा,
कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उसकी दोस्तों की तरफ मुड़ा। अमेरा कहाँ है? उसका लहजा कतरे परेशान था। आप लोगों की साथी बैठी हुई थी ना गाड़ी में? लड़कियों ने एक दूसरे को देखा। एक ने हिचकिचाते हुए कहा, सर हमें पता नहीं है, हम सब गाड़ी से साथ ही उतरे थे, मगर फिर अमायरा अचानक ही चली गई। हम सब घूमने में मसरूफ हो गए थे, किसी का ध्यान नहीं गया। जान की आवाज तेज हो गई। ये क्या बात हुई? जब साथ उतरी थी तो फिर कहाँ जा सकती है? तीनों लड़कियां घबरा गई। सर हमें वाकई नहीं है। एक और बोली, हमने उसे कॉल भी की थी, थोड़ा बहुत ढूंढा भी, मगर जब नहीं मिली तो हम समझे शायद किसी कोने में अकेली बैठी हो वो। अब पता नहीं कहाँ है। जान ने रजिस्टर एक और प्रोफेसर के हाथ में थमा दिया। आपने इसे देखा? उससे बेचैनी से पूछा। लड़कियों की निगरानी आपके जिम्मे थी। प्रोफेसर ने फौरन जवाब दिया, नहीं सर, प्रोफेसर जैन हमें बिल्कुल इल्म नहीं था, हमारा हमारी नजर में आई नहीं। ये सुनते ही जान का जब्त जैसे टूट गया। ऐसे कैसे नहीं आई? वो चीख पड़ा, मेरी बीवी कहाँ है? एक लम्हे के लिए फिजा जैसे जम गई। सब लोग उसे हैरत से देखने लगे। किसी को मालूम ही नहीं था कि मायरा उसकी बीवी है। सरगोशियां शुरू हो गई। चेहरा संजीदे हो गए। जान ने फौरन जेब से मोबाइल निकाला और मायरा का नंबर मिलाया। एक बार, दो बार, कई बार नंबर बन जा रहा था। उसका दिल बैठ सा गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो बुड़बुड़ाया। दिमाग में कई तरह के उल्टे सीधे ख्यालात आ रहे थे। वो तेजी से पार्क के अंदर की तरफ बढ़ गया। सब लोग फैल कर ढूंढे। उसे बुलंद आवाज में कहा। कई तलबा उसके पीछे हो लिए। हर बेंच, हर रास्ता, हर दरख्त के पीछे देखा। कोई उसे आवाज दे रहा था, कोई मोबाइल की टॉर्च ऑन करके झाड़ियों में दिख रहा था, मगर मायरा कहीं नहीं थी। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। कितने ऐसे वाकयात वो अपने कानों से सुन चुका था कि लड़कियां अगवा हो गई, उनकी इज्जत को तार तार कर दिया गया। ये एहसास उसे जिंदा दफन करने के लिए काफी था। आधा घंटा गुजर गया। अंधेरा मजीद गहरा हो गया। दूसरे प्रोफेसर जान के पास आए। सर अब हमें निकलना चाहिए, एक ने कहा। अंधेरा हो रहा है, बाकी तलबा भी परेशान है। जान ने गुस्से से सर उठाया। आप सब तलबा को लेकर जाएं। वो सख्त आवाज में बोला, मेरी बीवी गायब है, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता, आप लोग यहाँ से जाएं। ये कहकर वो दोबारा अंदर की तरफ बढ़ गया। अब उसके चेहरे पर सख्ती नहीं, खालिस परेशानी थी। वक्त गुजरता रहा। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, मगर अमेरा को कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार वो एक बेंच के किनारे बैठ गया। दोनों हाथों से अपना सर थाम गया। आंखों में आंसू तैरने लगे। आवाज रुक गई। उसका दिल, दिमाग बिल्कुल बंद हो रहा था। वो तड़प कर बोला, ऐ मेरे रब, मेरी औरत की हिफाजत करना, मेरी इज्जत को कुछ ना हो। वो आंखों से बह निकले आंसू। और खुदा, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैंने जितनी उसकी नाकदरी की, जितना उस पर जुल्म किया है ना, मुझे माफ कर दे। वो जमीन की तरफ देखे जा रहा था। प्लीज ऐसा कुछ ना हो, बस उसे महफूज रख। अंधेरे पार्क में उसकी आवाज गूंज रही थी और पहली बार उसके गरूर के नीचे खौफजदा टूटा हुआ इंसान बैठा था। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। उसे अब करीब के इलाके में देखना शुरू कर दिया। वक्त धीरे धीरे गुजरा और सुबह का उजाला होना शुरू हो गया। सुबह के 10 बज चुके थे। रात भर की भटकती हुई तलाश के बाद उसे कोई सुराग नहीं मिला। पार्क, इर्द गिर्द की सड़कें, पुलिस की हेल्पलाइन, हर मुमकिन जगह, मगर अमेरा का नाम बस उसके होंठों पर था और जवाब कहीं नहीं था। अब वो वापस लौट आया था। हालत टूटी बिखरी थी। आंखें सुर्ख, पलकें सूजी हुई, दाढ़ी बड़ी हुई, कपड़े बेतरतीब, कंधे ऐसे झुके जैसे रात भर का बोझ उन पर आन पड़ा हो। दिल में एक ही खौफ धड़क रहा था कि शायद वो वाकई उसे खो चुका है। सुबह के 10 बज रहे थे जब उसने घर का दरवाजा खोला। उसका इरादा सीधा कमरे में जाकर कपड़े बदलने और फिर पुलिस स्टेशन जाने का था, मगर कदम अभी अंदर बढ़े ही थे कि ड्राइंग रूम में से एक मानूस सी आवाज उसके कानों में पड़ी। अमायरा की आवाज। उसका दिल जोर से धड़का। दिल जैसे सीने में अटक गया। वो पल भर को साकित करारा तकरीबन दौड़ता हुआ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। सामने का मंजर देखकर उसके कदम जैसे जमीन में घर गए। अमायरा सोफे पर बैठी थी। सब घर वाले इर्द गिर्द थे। वो खामोशी से नाश्ता कर रही थी। चेहरा थका हुआ था, मगर महफूज जिंदा। उसकी तरफ उसकी ऐसी हालत देखती अमायरा बेख्तियार खड़ी हो गई। उस समय वो तड़प कर उसकी तरफ बढ़ा। किसी को कुछ कहने का मौका नहीं दिया। उसे मजबूती से गले लगा लिया और उसके कंधे हिलने लगे। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। तुम पागल हो? वो रोते हुए बोला, तुम्हें जरा इल्म है? है किस हालत में? पूरी रात हो गई है। पूरी रात में तुम्हें पागलों की तरह ढूंढता रहा। तुम्हें अंदाजा भी है मेरे दिल पर क्या बीत रही थी?
मुझे लगा मुझे लगा मैं तुम्हें खो चुका हूँ। ये कहते हुए वो उससे अलग हुआ। हाथ अब भी कांप रहे थे। अमायरा ने नम आंखों से उसे देखा। मैं तो ट्रिप पर जाते ही वापस घर आ गई थी। आहिस्ता बोले, मैंने प्रिंसिपल को मैसेज भी कर दिया था कि आपको इतलाते थे। आपको उन्होंने बताया नहीं? जान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसकी आवाज बाहर आ गई। और तुम घर वापस कैसे आई? उसी लम्हे जहीर साहब ने बात संभाली। मैं उसी पार्क के साइड पर एक मीटिंग के लिए आया हुआ था। वो बोले, से मुझे कॉल किया, मनु से वहीं से पिक कर लिया, घर छोड़ दिया। तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हो रही है बेटा? ये सुनते जान जैसे टूट सा गया। वहीं जमीन पर बैठ गया, दोनों हाथों से सर थाम लिया, रोने लगा खुलकर बेसाख्ता। बाबा, आपको पता है? वो सिसकते हुए बोला, पूरी रात में इसको ढूंढता रहा। मुझे लगा मैंने सब कुछ खो दिया। उसे सर उठाया, आंखों में आंसू, आवाज में कपकपाहट। ऐसा लगा जैसे रब्बुल आलमीन ने मुझे एहसास दिलाया कि इसकी दी हुई नेमतों की नाकदरी मत करो, क्योंकि जब जब वो नेमतें छीनता है ना, तो इंसान कहीं का नहीं रहता। ये कहते वो घुटनों की बल अमायरा के सामने आ गया। सब एक तैयार उसके पाँव पकड़ लिए। प्लीज मुझे माफ कर दो। जिस तरह वो सबके सामने इसकी तजलील करता था, आज सबके सामने बैठा उससे माफी मांग रहा था। वो रो कर बोला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इन सब खताओं के लिए जो मुझसे सरजद होगी। मुझे माफ कर दो प्लीज। कमरे में सुनाटा छा गया। हमारा फौरन जमीन पर बैठ गया। उसे घर पर आकर अपने पाँव उसके हाथों से छुड़ाए। ऐसा मत करे प्लीज, वो लड़ती हुई आवाज में बोली। मुझे शर्मिंदगी हो रही है। जियाद ने सर उठाया, आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। उसने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। इस बार उस गले में गुस्सा नहीं, सिर्फ खौफ, नदामत और खो देने का डर था। हमारा खामोश रही, जैसे इस समय में यकीन ना आ रहा हो कि ये वही शख्स है जिससे वो डरती रही थी। कमरे में खड़े सब लोग खामोश थे। सुबह की रोशनी अंदर आ चुकी थी, मगर इस रोशनी के साथ एक तलख एहसास भी था कि मुआफी के लफ्ज आसान होते हैं, मगर जख्म बढ़ने में वक्त लगता है। शाम की स्याही चारों जाने फैल चुकी थी। जान को कमरे में हल्की सी खामोशी फैली हुई थी। पर्दे आधे खुले थे, धूप की हल्की लकीर फर्श पर ठहरी हुई थी, मगर मायरा की नजरें उस रोशनी पर नहीं, उस सोफे पर बैठी खला को थक रही थी, जैसे सामने कुछ हो ही ना। हाथ गोद में रखे थे, उंगलियां एक दूसरे में उलझी थी, दिल के अंदर चलने वाली बेचैनी का अक्स। चंदमो बात, दरवाजा आहिस्तगी से खुला। जान अंदर दाखिल हुआ। कदमों की आहट सुनकर वो फौरन चौंकी, उठने लगी। बैठ जाओ। जान भीतर बोल उठा। आवाज में वो सख्ती नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। मैं कुछ बोल नहीं रहा। हमारा लम्हा भरकर रुकी, फिर झिझकती हुई वापस सोफे पर बैठ गई थी। जान ने दरवाजा बंद किया और आकर उसी के बराबर में बैठ गया। दोनों के दरमियान चंद इंच का फासला था, मगर खामोशी इतनी गहरी जैसे मीलों की दूरी हो। गली की टक टक साफ सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद जान ने आहिस्ता से उसका हाथ थाम लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। क्या हम वो रुका, सांस भरी। क्या हम कुछ देर के लिए सारी साजिशें भूल कर बात नहीं कर सकते? अमायरा ने नजरें उठाए बगैर सर हिलाया। बस एक हल्की सी जंबिश। अगली लम्हे में जान ने उसके हाथों को अपनी आंखों से लगा लिया। उसके कंधे हिलने लगे, आंसू उसकी आंखों से बहकर हाथों पर गिरने लगे। अमायरा हैरत से उसे देखती रह गई। वो जार नहीं था जिसकी आवाज से वो सहम जाती, जिसके लफ्ज तीर बनकर लगते। ये कोई और था, टूटा हुआ, नादम, खौफजदा। तुम्हें पता है, जान भरी आवाज में बोला, मैंने जिंदगी में हर खुशी अपनी मर्जी से हासिल की, हर गम भी अपनी मर्जी से गले लगाया। बाबा का बिजनेस होते हुए मैंने टीचिंग लाइन ज्वाइन की, सिर्फ इसलिए कि मेरी जात खुश रहे। वो रुककर सांस लेने लगा। लेकिन जब हम सफर चुनने की बारी आई ना, बाखुदा मेरे दिल में कहीं ना कहीं तुम ही थी। मैं तुम्हें ही मुंतखब करता। मगर उसकी आवाज सख्त हो गई। लोगों ने दबाव डाला, जबरदस्ती की, और इस दबाव ने मुझे इस रिश्ते से नफरत करवा दी। फौरन बोला, जिसे वजाहत देना जरूरी हो। मैं तुमसे नफरत नहीं करता था मादा, मैं इस रिश्ते इस से नफरत करता था। उसने आंखें बंद की। लेकिन मेरा रब बहुत बड़ा है। मैं जैसे जैसे गुमराही की तरफ जा रहा था, वो मुझे पलट रहा था। कल जो मेरे साथ हुआ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं किस अजियत से गुजरा हूं। मैंने क्या क्या इमेजिन कर लिया था, वो कांप गया। अब जब इस वक्त को सोचता हूँ तो पूरे वजूद में झरझरी सी दौड़ जाती है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। वो सीधा होकर बैठ गया। उसकी तरफ देखते हुए वो बोला, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। जितनी तकलीफ मैंने तुम्हें दी है अपनी बातों से,
तुम्हारे दिल आज़ारी की मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। कमरे में फिर खामोशी छा गई। जान ने धीमी आवाज़ में कहा, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया। अमायरा ने पहली बार उसकी तरफ पूरा रुख किया। उसकी आंखों में नमी थी मगर आवाज़ पुरसुकून। बेशक हाथ नहीं उठाया लेकिन आपने बहुत कुछ फूला है। ऐसी बातें जो अंदर तक ज़ख्मी कर देती हैं। वो लम्हा भर रुकी, फिर आहिस्ता से बोली, मगर आप शर्मिंदा ना हो, मैं ये सब भूल गई हूँ। ये सुनते ही ज़हान खामोश हो गया। उसने नज़रें झुका ली। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि माफ़ी मांग लेना आसान नहीं, मगर माफ़ कर देना कितना बड़ा हौसला मांगता है। कमरे में कोई लफ्ज़ नहीं बोला गया, मगर दोनों जानते थे कि इस खामोशी में एक नया आगाज़ छुपा हुआ है, कमज़ोर सही मगर सच्चा। 2 दिन बाद रात का वक्त नूरजहां बेगम के कमरे में सुकून के साथ छाया हुआ था। कमरे के दरमियानी हिस्से में एक छोटी सी कचहरी सी लगी थी। नूरजहां बेगम, ज़हीर साहब और शबीना बेगम एक साथ बैठे थे। कमरे की फिजा संजीदा और पुरहुजूम थी। जान दरवाजे पर खड़ा हुआ, अंदर जाके सर झुकाया और सलाम किया। फिर कमरे की एक तरफ खामोशी से बैठ गया। नूरजहां बेगम ने उसे गौर से देखा और आहिस्ता से बोली, हम तुमसे जरूरी बात करना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया। जान ने सर हिलाया खामोशी से। हाँ। बेगम ने आगे बढ़ते हुए कहा, देखो, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगी। इस ट्रिप पर जाने से पहले हमारी बात तुम्हारी बीवी से हुई थी और उसने बहुत दुख के साथ हमें इल्जाम दिया था। वो हमें कभी माफ नहीं करेगी क्योंकि उसने हमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमसे शादी करवाकर। जान ने आंखें झुकाए रखी। वो खामोशी से सुन रहा था। नूरजहां बेगम ने आंखें झुकाकर एक लम्हे के लिए ठहराव के बाद कहा, मैं अब इस गलती को सुधारना चाहती हूँ। मरने के बाद मैं अपने मरहूम बेटे को नजर झुकाकर नहीं बल्कि नजरें मिलाकर मिलना चाहती हूँ कि उसके जाने के बाद मैंने उसकी बेटी को गलत हाथों में क्यों सौंप दिया। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि तुम और वो अलग हो जाओ। मैं अपनी पोती की शादी की और कराऊंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। चंद में कमरा खामोश रहा। जान ने सर झुकाए रहकर अंदरूनी जद्दोजहद महसूस की। फिर धीमी आवाज में बोला, मैं अपनी हर गलती में शर्मिंदा हूँ। अपनी हर गलती पर माफी मांग चुका हूँ और वादा करता हूँ कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। जो कुछ हुआ वो सब नादानी थी। अब मुझे समझ आ गई है कि जिंदगी में मौजूद लोगों की कदर करनी चाहिए। बेगम ने उसकी सख्त नजरें उस पर डाली। और अब मुझे तुम्हारे ये फलसफे नहीं सुनने, ना ही माफी नामे। मैं फैसला कर चुकी हूँ। निजार ने चंद में सोचा, फिर आहिस्ता से कहा, आप एक बार उससे पूछ लो। अगर वो हाँ करती है तो मैं चला जाऊंगा, इस घर को, इस मुल्क को छोड़कर। लेकिन अगर वो नहीं कहती है तो मैं सब कुछ कभी नहीं करूंगा। और मैं आप सबसे भी माफी मांगता हूँ। अपने रिश्तों की कदर करनी चाहिए। मुझे ये एहसास हो गया है। प्लीज मुझे माफ कर दें। कमरा एक बार फिर खामोश हो गया। कोई सरसराहट नहीं, ना ही किसी की आंखों में रंजिश का असर। नूरजहां बेगम ने बस एक लंबी सांस भरी, लेकिन लफ्ज नहीं कहा। जान ने अपना वजूद सीधा किया, एक नजर सब पर डाली, फिर बगैर इजाफी बात की खामोशी के साथ कमरे से बाहर निकल गया। उसके कदम धीरे थे मगर हर कदम के साथ एक बोझ कम हो रहा था। कमरे में बैठे लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, आंखों में मुख्तलिफ जज्बात, हैरत और कुछ पछतावा। रोशनी कमजोर हो रही थी मगर उस शाम के लम्हात में एक गैर मरई बोझ का खात्मा महसूस हो रहा था। जान के जाने के बाद भी कमरे में खामोशी छा गई थी, मगर अब वो खामोशी एक नया इम्कान लिए हुई थी कि रिश्तों की कदर और समझ के बगैर कोई फैसला दुरुस्त नहीं होता, और ये कि हर इंसान अपनी गलतियों से सबक सीखता है। 2 दिन बाद रात के अंधेरे में लॉन की रोशनी में एक खामोशी छाई हुई थी। ठंडी हवा हल्की हल्की चल रही थी। दरख्तों की सरसराहट और दूर से आती हुई परिंदों की सिगोशी में एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। जान एक कोने में बैठा, आंखें बार बार आसमान की तरफ उठती। तारे टिमटिमा रहे थे और चांदनी उसके चेहरे पर हल्की रोशनी डाल रही थी। उसकी सांसें धीमी मगर दिल के अंदर एक हलचल चल रही है, एक ताज़ा एहसास कि अब सब कुछ बदलने वाला है। अचानक उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। पलट कर देखा तो मायरा कदम ब कदम आकर उसके बराबर में बैठ गई। उसके चेहरे पर थकन के आसार थे, मगर आंखों में रोशनी और एक हल्की सी मुस्कान थी। क्या बात है? उसने नरम लहजे में पूछा। अकेली या सर्दी में क्यों बैठे हो? जान ने थोड़ी देर खामोश रहकर जवाब दिया, दादी से मुलाकात हुई है तुम्हारी? उन्होंने तुमसे कुछ बात की? हमारा ने चंदमू के लिए नजर झुकाई, फिर हल्का सा सहला। हाँ, उन्होंने बताया कि मुझे तुमसे बात करनी थी, तलाक के हवाले से।
जान ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा। तुम्हारा क्या इरादा है? क्या तुम मुझसे तलाक के लेना चाहती हो? अमायरा ने गहरी सांस ली, फिर आहिस्ता से बोली, आज तुम मुझसे वादा करो, पूरे दिल से, सच्चे ईमान से, क्या तुम सारी जिंदगी ऐसे रहोगे या फिर कुछ महीनों के लिए असर रहेगा और फिर वो ही जालिम सयान बन जाओगे जो पहले थे? सच बता। जियान ने सर झुकाया, आंखें आसमान की तरफ थोड़ी सी उठाई, फिर आहिस्ता से बोली, मैं तुम्हारे सामने लंबी दलीलें नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जिस इंसान को कुदरत दुरुस्त राह दिखाती है वो कभी भटक नहीं पाता। मेरे खुदा ने मुझे समझा दिया है कि अगर हम रिश्तों की कदर नहीं करेंगे तो मैं तुमसे ये रिश्ता छीन लूंगा। तुमसे वादा करता हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम प्लीज मुझे एक मौका दो, प्लीज। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे साथ कभी नाइंसाफी नहीं होगी, ये मेरा वादा है। अमायरा चंद में खामोश हुई, फिर उसने बेख्तियार से गले लगा लिया। उसकी आवाज धीमी मगर दिल से बड़ी हुई थी, और ये वादा कायम रखना। वादा तोड़ने वाले बहुत जालिम और बहुत बुरे होते हैं, और उसका अंजाम भी बुरा होता है। जैन ने आहिस्ता से अपना बाजू उसके गिर्द डाल दिया था। मैं वादा करता हूँ, ये वादा नहीं टूटेगा। अमारा ने सर उसके सीने पर लगाकर धीमी आवाज में कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। जैन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें कभी तन्हा महसूस नहीं होने दूंगा। चांदनी के नीचे वो दोनों बैठे गले मिले, और लॉन की ठंडी हवा में एक पुरसुकून सुकून ने उनके दिलों को भर दिया। रात के अंधेरे में भी उनके चेहरे पर रोशनी थी, न सिर्फ चांदनी की, बल्कि एक नए आगाज की, एक मोहब्बत के वादे की, जिसे कभी तोड़ा ना जाएगा। हवा में परिंदों की खामोश सरसराहट और दरख्तों की हल्की हलचल उनके दरमियान बस एक लंबी खामोशी बन गई थी, जो सब कुछ कह रही थी। हर रंजिश, हर गलत फहमी, हर दर्द सब मिट गया था। अब सिर्फ ये लम्हा, ये वादा और ये मोहब्बत बाकी थी। एक दूसरे की मौजूदगी में एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले। दोनों ने समझ लिया था कि जिंदगी के सबसे बड़े सबक का मतलब यही है कि रिश्तों की कदर करना, वक्त जाया ना करना, और मोहब्बत में सब्र, माफी और वफादारी रखना ही जरूरी है।